हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 26 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है जुडिशियल ब्लो। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद भंग करने के प्रधानमंत्री ओली के निर्णय को पलट देने से वह बेनकाब हो गए हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दिसंबर 2020 में संसद को भंग कर देने के एक तरफा निर्णय, जिसकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पुष्टि कर दी थी, उसको पलट दिया है। श्री ओली के इस निर्णय, जिसका कोई विवेकपूर्ण आधार नहीं था, का स्पष्ट कारण सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मचा घमासान था। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में केपी शर्मा ओली ने नेपाल में जो उनकी सरकार चल रही थी, जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त था, 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत प्राप्त था, उसको एकाएक केपी शर्मा ओली आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई इस सरकार को हम गिरा रहे हैं। उनके इस कदम को वहां की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का समर्थन भी मिलता है और वो संसद को भंग कर देने के इस निर्णय को पूरे तरीके से पुष्टि करती हैं। बाद में जब डिटेल्स में देखा जाता है तो ये सरकार और ये पार्लियामेंट को भंग करने का जो सबसे बड़ा कारण था वह ये था कि जो केपी शर्मा ओली की पार्टी थी, उनके अंदर ही कुछ आंतरिक गतिरोध चल रहा था, जिसको लेकर के केपी शर्मा ओली ने नाराजगी में पूरी संसद को ही डिसॉल्व कर दिया। जो केपी शर्मा ओली के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे, उनका कहना यह था कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा बिल्कुल नहीं रखी जा रही है और केपी शर्मा ओली जो मन में आ रहा है वह डिसीजंस लेते जा रहे हैं और कई ऐसे उन्होंने फैसले लिए हैं जहां पर उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको और मजबूत बनाने की बात करी है। नेपाल के संविधान में एक प्रावधान यह भी देकर के रखा हुआ है कि यदि किसी सरकार के पास 2/3 मतों से ज्यादा मत है तो जो शासक है वो एकदम से एकाएक अपनी सरकार को गिरा नहीं सकता, जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि भाई गतिरोध है या मैं लीडर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, ऐसा प्रोविजन नहीं है। तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट आकर के एंट्री लेती है और इस मामले में भी यही हुआ। एक पूर्ण बहुमत की सरकार का जो लीडर है वो अपने आप आकर के बोलता है कि भाई हम सरकार गिरा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ने आना पड़ा। न्यायालय ने उपयुक्त ही माना था कि यदि श्री ओली को संसद का विश्वास मत प्राप्त नहीं था तो एक नई सरकार के गठन की संभावना मौजूद थी। इस प्रकार संसद को भंग करने का निर्णय असंवैधानिक था। न्यायालय का कहना यह था कि यदि केपी शर्मा ओली को अपनी ही पार्टी के लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है तो बेहतर यह होता कि वे सत्ता छोड़ते और एक नया लीडर चुना जाता। हालांकि उन्होंने ऐसे ना करके पूरी की पूरी संसद को ही स्थगित करने का बेहतर समझा। उस घटनाक्रम के बाद से ही एनसीपी 2 धड़ों में विभाजित हो गई, जहां एक का नेतृत्व श्री ओली कर रहे थे तो दूसरे का नेतृत्व 2
पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, जो कि पूर्ववर्ती नेपाली माओवादिस्ट पार्टी के प्रमुख, और माधव कुमार नेपाल, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनवादी के प्रमुख हैं, उनके पास था। अब देखिए 2018 में हुआ ये कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी नेपाल में, वह सब एक साथ आकर के एक नया गठबंधन बनाती हैं जिसको नाम दिया गया एनसीपी। इस एनसीपी में जो भाई एनसीपी जहां पे रिप्रेजेंटेशन केपी शर्मा ओली कर रहे थे वो तो थी ही थी, इसके अलावा दो पूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें से एक का नाम पुष्प कमल दहल और दूसरे का नाम माधव कुमार नेपाल, वह अपनी अपनी पार्टी के साथ आते हैं और एनसीपी में जुड़ जाते हैं। जब केपी शर्मा ओली ने संसद को स्थगित करने का डिसीजन लिया तो एनसीपी में भी फूट पड़ गई और एनसीपी के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा केपी शर्मा ओली के पास आ गया और दूसरा हिस्सा जो है वो इन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के हाथ में आ गया। लेकिन इस विभाजन को अभी भी औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। हालांकि श्री दहल के गुट द्वारा श्री ओली को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि भाई फॉर्मल तरीके से क्या ये दो गुट बन चुके हैं, नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि केपी शर्मा ओली को ऑलरेडी जो पुष्प कमल दहल का जो गुट है उसने पूरे तरीके से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। अपने निर्णय के बचाव में श्री केपी शर्मा ओली ने तर्क दिया कि उन्हें सरकार चलाने के लिए 2/3 बहुमत के समर्थन की आवश्यकता है और इसके लिए पुनः चुनाव आयोजित किया जाना आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 की यथास्थिति की बहाली के निर्णय के साथ श्री ओली की इस विवादास्पद महत्वाकांक्षा को झटका दे दिया है। अब देखिए, अपने आप को, अपने फैसले को बचाने के लिए केपी शर्मा ओली ने यह बयान दिया कि क्योंकि सरकार चलाने के लिए 2/3 या उससे ज्यादा मतों की आवश्यकता है और एनसीपी का जो दूसरा धड़ा है वो उनको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जितने मतों की उनको कमी पड़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बेहतर समझा कि क्यों ना दोबारा से चुनाव बनाए जाएं, दोबारा से चुनाव करवाए जाएं और एक बार फिर 2/3 या उससे अधिक बहुमत के साथ संसद में एंट्री मारी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत क्लियर कर दिया है और ये जो महत्वाकांक्षी जो उम्मीद लेकर के बैठे हुए थे केपी शर्मा ओली, उसको भी झटका मिला है। संसद के स्थगन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि दिसंबर 2020 से पहले की जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति रखी जाएगी। पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन यह भी बात तय है कि केपी शर्मा ओली अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ न्यायालय ने 20 दिसंबर 2020 के बाद, क्योंकि संसद भंग हुई, उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, तो वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी जो थी वो किसके हाथ में सौंपी गई? वह सौंप दी गई इनके हाथ में, केपी शर्मा ओली के हाथ में। और जब केपी शर्मा ओली के हाथ में ये जिम्मेदारी आई तो उन्होंने कई सारी नियुक्तियां भी की। तो संसद, या आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन सभी नियुक्तियों के ऊपर भी रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। यदि वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद श्री ओली के लिए आदर्श स्थिति यह बनती है कि वे नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दें, लेकिन उनके जुझारू राजनीतिक चरित्र को देखते हुए इसकी संभावना नजर नहीं आती। अब भाई सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद कायदा तो यह कहता है कि केपी शर्मा ओली सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे दे, गद्दी से उतर जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत मुश्किल होगा। संसद में एनसीपी का एक समान संख्या शक्ति के दो धड़ों में विभाजन एक नई सरकार के गठन की संभावना रखता है। यदि श्री दहल के नेतृत्व वाला धड़ा किसी विकल्प को समर्थन देने का निर्णय ले। वस्तुतः श्री दहल ने शेर बहादुर देउबा के समर्थन का वादा भी किया है और यदि उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस एक नई गठबंधन सरकार बनाने का दावा करती है तो। अब भाई एनसीपी में तो बात यह है कि लगभग बराबर बराबर हिस्सों में ये दो दल बटे हुए हैं। एक धड़ा जो है वो केपी शर्मा ओली का समर्थन करता है, दूसरा जो धड़ा है वो माधव कुमार नेपाल या फिर आप कह सकते हैं पुष्प कमल दहल, इनके समर्थन में है। एक और पार्टी है जिसको समर्थन की देने की बात पुष्प कमल दहल पहले कर चुके हैं, वो है शेर बहादुर देउबा के अंडर आने वाली नेपाली कांग्रेस। पुष्प कमल दहल
ने यह कहा है कि यदि नेपाली कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त होगा पुष्पकमल दहल के और माधव कुमार नेपाल की पार्टी का। नेपाल में कई बार परिवर्तन कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि वर्ष 1990 में राजशाही की समाप्ति के बाद से ही अस्थिर शासन और सिंह दरबार के सदस्यों में लगातार परिवर्तन का इतिहास ही रहा है। लेकिन यह अवश्य कहा जाता है कि द्विसदनीय संघीय संसद में 2/3 बहुमत और 7 में से 6 प्रांतों में जीत के साथ सत्ता में आई एनसीपी ने मजबूत लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने का एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी केपी शर्मा ओली को, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आई, वह बदलाव ला सकते थे, नेपाल को एक नए रास्ते पर लेकर के चल सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में यह अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से गंवा दी। आगे का रास्ता श्री ओली 2018 में प्राप्त भारी जनादेश का उपयोग भूकंप, राजनीतिक अस्थिरता और वर्तमान में कोविड-19 के खतरे से पीड़ित देश में एक स्थिर सरकार और सुदृढ़ शासन के निर्माण और देश के विकास के लिए कर सकते थे। अब जब 2018 में सरकार चुनी गई तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। 2015 में नेपाल में भूकंप आया तो उसके बाद की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता जो थी उस पर एक रोक लगाई जा सकती थी। सबसे बड़ी चीज, ये जो कोविड की जो सिचुएशन चल रही है उससे देश को बाहर निकाला जा सकता था। इतनी सारी समस्याओं में देश था और उसके ऊपर केपी शर्मा ओली को दिखाई दिया तो सिर्फ अपना प्रधानमंत्री पद। तो ये सारी की सारी जो एवेन्यूज उनके लिए, उनको नेपाल में एक बहुत बड़ा सम्मानीय राजनेता बना सकते थे, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से गंवा दी। लेकिन उनकी सरकार अधिकांश मोर्चों पर असाधारण रूप से विफल रही और वह अन्य एनसीपी नेताओं के साथ एकजुट इकाई के रूप में काम करने में असक्षम रहे। चांसेस थे, लेकिन स्वार्थ पूरी की पूरी चीज को अपने साथ डुबा के ले गया। राजनीतिक नेतृत्व की विफलता के कारण एक बार फिर एक स्थिर सरकार की मतदाता की उम्मीदें टूट गई हैं, जो संविधान के अंगीकरण के बाद निर्वाचित पहली सरकार से लगाई गई थी। अब भाई देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है नेपाल का, तो लोगों को यह बड़ी उम्मीद थी कि भाई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार आएगी एक लंबे समय के बाद। देखिए 2001 से लेकर के 2018 तक जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री चुने गए, नेपाल का जो राजनीतिक हालात रहे हैं, राजनीतिक माहौल रहा है, वो बहुत ही दुविधाजनक रहा है। इन सभी सिचुएशंस को लोगों को ऐसा लगा कि ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब एक ऐसी सरकार आई है जो कि पूर्ण बहुमत की है, जो लोगों के हितों में काम करेगी। लेकिन लोगों का जो सपना था वह पूरे तरीके से टूट गया। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है कि नेपाल के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति पर विचार कीजिए और चर्चा कीजिए कि नेपाल के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।